बात है 18 नवंबर सन 1962 की। सुबह का समय था, 5 बज रहे थे। उसी दौरान भारतीय सेना की जो टुकड़ी थी रेजांगला में तैनात थी और उसी दौरान उन्हें मालूम चलता है कि आग का गोला हवा में तैरते हुए उनके तरफ आ रहा है। बाद में मालूम चला कि आग का गोला नहीं, याक के गले में ललटेन बांधा हुआ है जो कि उनके तरफ भेजा गया है और चीनी सैनिकों के द्वारा साजिशन। तो क्यों भेजा गया था, इसके पीछे कारण था कि भारतीय सेना उन पे अपना गोला बारूद बर्बाद कर दे। अब उन्हें तो हमला करना था भारतीय सेना के उस पोस्ट पे, और भारतीय सेना के उस पोस्ट पे जो सैनिकों की टुकड़ी थी उसमें मात्र 123 सैनिक थे। जिसको लीड कर रहे थे वो थे मेजर शैतान सिंह, और दूसरे तरफ 16,000 चीनी सैनिक एक प्लानिंग के तहत हमला करने को तैयार पूरे लाव लश्कर के साथ गोला बारूद भर के लाए थे। और यहाँ पे बची थी 100 हाथ गोला और 300 से 400 राउंड गोलियाँ, और उसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध से रिजेक्टेड हुए जो राइफल्स थे। अब आप समझ सकते हैं कि कितना कम संसाधन था और सामना कितना बड़ा था। मुकाबला बहुत बड़ा होने वाला था। भारतीय सेना के अधिकारी जो मेजर शैतान सिंह वहाँ पे लीड कर रहे थे, उन्होंने अपने अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी। उनके अधिकारियों ने बोला कि आपकी संख्या कम है, आप वापस लौट आइए, पोस्ट से पीछे हट जाइए। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने फैसला ले लिया था कि किसी भी हाल में हम भारतीय भूमि पे किसी भी चीनी को नहीं घुसने देंगे। अब सन 1962 के युद्ध की चर्चा हो रही है, तो इसमें मेजर शैतान सिंह की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। उनके बहादुरी के किस्से अलग अलग मशहूर हैं, और उनके किस्से इतने मशहूर हैं, उस सैनिक के टुकड़ी में जितने सैनिक थे सब के किस्से मशहूर हैं कि 300 से 400 गोलियां रहने के बावजूद भी 1300 से ज़्यादा चीनियों को मार गिराया था। और उसके बाद चीनियों में इतना भी साहस नहीं बचा था कि वो भारत के भूमि में उस क्षेत्र से प्रवेश कर सकें, यानी पैर भी रखने नहीं दिया। इतना बड़ा डर पैदा कर दिए थे चीनी सेना में। पूरी बात समझते हैं। मेजर शैतान सिंह 18 नवंबर की सुबह 5 बजे जब इसकी भनक लगती है तो वे अपने सैनिकों को निर्देशित करते हैं। छोटा सा ब्रीफिंग होता है। ब्रीफिंग के बाद वे आदेश दे देते हैं कि गोलियां चलाई जाए। युद्ध शुरू हो जाता है, दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। लेकिन एक आदेश ये भी होता है मेजर सिंह का कि एक भी गोली बर्बाद नहीं होनी चाहिए, और उनके सैनिकों ने इसका बखूबी पालन भी किया। कोई भी गोली को बर्बाद नहीं होने दिया। जब गोलियां खत्म हुई उसके बाद 2-2 हाथ होने लगे। अब बात करते हैं मेजर शैतान सिंह एक जगह से दूसरे जगह जब जा रहे थे तो उनके हाथ में बम लगने से हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है, और घायल होने के बाद उनके जो सैनिक होते हैं उन्हें मेडिकल हेल्प के लिए बर्फ़ के पहाड़ के पीछे उनको ले जाते हैं। लेकिन मेजर शैतान सिंह का एक शब्द होता है कि मेरा आदेश है कि मुझे यहाँ पे मशीन गन ला कर दो। और उनके सैनिक जब ला कर देते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि साहब आप चलाएंगे कैसे, तो बताते हैं इसके ट्रिगर पे मेरा पैर रख के रस्सी से बांध दो। और उनके सैनिक ऐसा ही करते हैं। अंतिम सांस तक मेजर शैतान सिंह लड़ते रहते हैं, उनके सैनिक लड़ते रहते हैं। 123 सैनिकों में 114 शहीद हो जाते हैं, बाकी के 9 जो हैं वो पकड़े जाते हैं, युद्धबंदी बनते हैं। हालांकि 1962 का युद्ध भारत हार जाता है, लेकिन मेजर शैतान सिंह की कहानियाँ इतनी मशहूर हो जाती है कि चीनियों में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी है। अब इन पूरी घटना के बारे में लोगों को मालूम कैसे चलता है, तो कैप्टन रामचंद्र होते हैं जो उनके साथी होते हैं, जिनको आदेश देते हैं कि उनके पिस्टल को उनके हेड क्वार्टर में पहुंचा दिया जाए कि उनका पिस्टल जो है वो चीनियों के हाथ नहीं लगे। रामचंद्र बताते हैं कि हमने साहब से कहा कि साहब आपको नीचे ले चलते हैं इलाज के लिए, लेकिन साहब ने मना कर दिया। हम भी उनको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना ऑर्डर जो हमें सुना दिया, हमें उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। अब इन बहादुरी के बारे में आपको भी सोचना चाहिए, और देशभक्ति के लिए भारत के सपूत, भारत के वीर सैनिक क्या क्या नहीं करते हैं।
मेजर शैतान सिंह के बार बार कहने के बाद भी कि अगर किन्हीं को वापस जाना है तो चले जाइए, हमारे बड़े अधिकारियों का निर्देश है कि आप लोग पोस्ट से पीछे हट जाइए, लेकिन उनके सभी सैनिक बोलते हैं कि साहब हम पीछे हटने वाले में नहीं हैं, मातृभूमि के लिए हम अपना प्राण दे देंगे। और ऐसा ही होता है, एक एक सैनिक 10-10 को मारता है और 10-10 चीनी सैनिकों को मारने के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो रेजिंगला से भारत में प्रवेश कर पाएँ। अब सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली है कि मेजर शैतान सिंह का जो शरीर था, जो शव था, वो उस समय नहीं मिला, चूँकि नवंबर का महीना था, बर्फबारी हो रही थी और बर्फ़ में ही वो लोग दब गए थे। कैप्टन रामचंद्र 3 महीने बाद, लगभग 85 से 86 दिन बाद उनके बारे में बताते हैं और अपने सेना के अधिकारियों को उस जगह पे ले जाते हैं जहां पे मेजर शैतान सिंह के शव को छुपाया गया था। अब वहां पे जब उनके शव को देखा जाता है तो इस हालत में देखा जाता है कि अभी भी पैर ट्रिगर पे है, चेहरा पे वो जज्बा है कि अभी भी दुश्मन पे गोलियां बरसाने के लिए तैयार हैं। उनका पार्थिव शरीर पत्थर सा हो चुका है और इसके साथ ही 113 सैनिकों का शव वहाँ पे और मिलता है। इन जितने भी 113 सैनिक होते हैं उनके पार्थिव शरीर को युद्ध क्षेत्र में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन मेजर शैतान सिंह के शव को उनके पैतृक स्थान जोधपुर में लाया जाता है। अब छोटी सी एक बात कर लेते हैं मेजर शैतान सिंह के बारे में। तो मेजर शैतान सिंह जोधपुर रियासत के रहने वाले थे और वे जोधपुर रियासत के राज्य बल में थे। 1949 में जोधपुर के रियासत में वे बहाल हुए थे। जब जोधपुर रियासत का भारत में विलय हो गया तो वे भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट में उनका ट्रांसफ़र हुआ। 1961 के गोवा विलय में एवं नागा हिल्स ऑपरेशन में वे भी भारतीय सेना के सदस्य थे और 1962 में उनका पदोन्नति हो गया और वे मेजर रैंक के अधिकारी बन गए थे। तो ये उनका छोटा सा परिचय था। बाकी आप क्या सोचते हैं मेजर शैतान सिंह के बारे में, भारत के वीर सपूत के बारे में, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा।